दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, यह एक नई श्रृंखला शुरू करने वाला हूं जिसमें हम सभी राष्ट्रीय पार्टियों का क्या क्या रहा है वादा और क्या क्या इन लोगों ने कहा है करने के लिए और उसमें कितनी सत्यता है कि ये लोग वो चीज़ें कर भी पाएंगे या नहीं, उन सब के बारे में समूचा विश्लेषण करेंगे। आपको इस वीडियोज़ की श्रृंखला के माध्यम से यह तो जरूर डिसाइड करने में एक अहम भूमिका निभाएगा कि आपको किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। अगर आप उसको दे रहे हैं तो आपका वोट कहाँ जा रहा है, किस लिए इस्तेमाल होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी इनका ही मैनिफेस्टो जारी हुआ है बड़ी पार्टीज़ में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी जारी हुआ है, लेकिन हम उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए। भारतीय नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना 1885 यानी 1885 में एक अंग्रेजी अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस ही पार्टी से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सेकंड प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर पीवी नरसिम्हा राव, बीच में जो नाम अलग कर रहा हूँ वो अलग पार्टी से रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव, H.D. देवगौड़ा, इसके अलावा I.K. गुजराल, बहुत सारे लोग थे, चंद्रशेखर सिंह, ये सब लोग मतलब इन्हीं पार्टी से कहीं ना कहीं इन लोगों का समर्थन रहा है। पीवी नरसिम्हा राव तो ओरिजिनली इन्हीं के पार्टी के थे। H.D. देवगौड़ा अलग पार्टी से थे, लेकिन इन्होंने ही समर्थन देकर के उन्हें प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। इसके अलावा इनकी पार्टी के अभी हाल फिलहाल के ही जो प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह जी, जिनका इस देश की आर्थिक विकास में एक अहम योगदान था जब वो वित्त मंत्री थे। ये हो गया इनका इतिहास। अब बात करते हैं इन्होंने भविष्य के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं, क्या उनका क्रियान्वयन ये लोग कर पाएंगे और इनकी स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनमें से कितनी योजनाओं का क्रियान्वयन किया, और क्यों लोग कह रहे हैं कि इनका जो ये मैनिफेस्टो है ये कहीं ना कहीं एक भ्रांति पैदा कर रहा है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। यह देख सकते हैं कि यह में वादों का जो श्रृंखला है, इनमें सबके लिए अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है युवा वर्ग। ऐसा है, पता ही आप लोगों को, केंद्र सरकार में लगभग 30 लाख प्लस वैकेंसीज अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं। इनको इन लोगों ने कहा है कि भरा जाएगा। अब कितना भरा जाएगा वो पता नहीं, लेकिन कहा गया है इनके मैनिफेस्टो में, ये वादा है कि यह पद भरे जाएंगे। इसके अलावा जॉब कैलेंडर जारी होगा। अब इसमें आप लोगों को भ्रांति होगा क्या सारे एग्जाम्स को एक करा दिया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एसएससी का कैलेंडर जारी होने लगा है, IBPS का पहले भी जारी होता था, ऐसा इन लोगों का भी मानना है। अब इन लोगों को पता नहीं है या कुछ ऐसा है, कैलेंडर तो पहले भी जारी होता है, एग्ज़ाम में दिक्कत होता है। सरकारी परीक्षा का फॉर्म फ्री कर दिया जाएगा। यह बात अगर हो जाती है तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर आप बैंकिंग सेक्टर्स के फॉर्म देख रहे होंगे तो 1000 रुपये से नीचे जनरल कैटेगरी का कोई भी फॉर्म नहीं है। पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून। अब भैया इनका ही, इसमें मैं अपवाद क्यों बोलूँगा, राजस्थान में अभी कुछ दिन पहले इनकी ही सरकार थी, वहाँ पर RAS की एग्जामिनेशन हुआ था। अब वहाँ पर वो लोग पकड़े जा रहे हैं जो पैसे देकर के जिनका रिक्रूटमेंट हुआ था। ऐसे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं मॉक इंटरव्यूज़ में, जिनमें पता नहीं क्या क्या लड़कियां जवाब दे रही हैं, उनका सिलेक्शन हो गया था। तो पेपर लीक के मामले में पक्ष हो विपक्ष हो सब एक ही तरह का होते हैं। अग्निपथ योजना बंद होगी, यह इनका कहना है। जो केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं यह एक गलत योजना लगती भी है, क्योंकि अगर 4 साल में सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो सेना में काम करने का मतलब नहीं रहेगा। तो यह भी इनका एक वादा अगर सही होता है तो बहुत अच्छा वादा रहेगा। केंद्र सरकार कहती है कि पेंशन बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है मीडिया चैनल पर कि इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है। ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी बेरोजगारों के लिए हुनरमंद बनाने के लिए भी एक भत्ता जारी होगा। ये लोग जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो अनाउंसमेंट करने के लिए देश की इकोनॉमी इतनी है भी या नहीं, उस पर भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। महिलाओं को 6000 रुपये प्रति माह मिलेगा। भारत में अराउंड 70 करोड़ महिलाएं हैं। अगर सबको 6000 रुपये हर माह मिलेगा, यार इकोनॉमिक रिलेटेड हमको लगता है कि ये मैनिफेस्टो, जो भी केंद्रीय पार्टीज़ का मैनिफेस्टो बनता है, उनको इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वॉच ही नहीं करते, कुछ नेता लोग बैठ करके बना देते हैं। केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। ये बात सही है, ये इसी गवर्नमेंट का लॉ है जिसके अगेंस्ट में कांग्रेस ने वोट किया था। तो ये तो फालतू चीज़ें हैं, ये होने ही वाला है 33% आरक्षण। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये बहुत बढ़िया डिसीजन है कि महिला जजों की संख्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई जाएगी। लेकिन इसके साथ ही ये भी ध्यान देना होगा कि जो ये जुरिस्डिक्शन है जिसमें कहीं ना कहीं वंशाक्रम आ गया है, या अब हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पिछले 4-5 देख लेंगे तो उनके फादर भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो ऐसे चीज़ों को भी कहीं ना कहीं रोकना होगा। सस्ते गैस सिलेंडर, एक अब आपको बताते हैं आंकड़ा, आप डालिएगा 2014-13 का गैस का रेट 900 रुपये उस समय भी था, इस समय भी 850 रुपये शायद अब हो चुका है, सस्ता हो चुका है। हालांकि वो उस समय का पीक था और अब यहाँ का एवरेज ही 850-900 है। तो महंगाई तो बढ़ी है, अब कितना इसमें योगदान है, जनता क्या करती है वो देखने वाली बात है।
पिछड़ा वर्ग के लिए कहा गया है कि जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। अब देखिए, जाति आधारित जनगणना कराया जाना है या नहीं कराया जाना है, इसमें दो मत हैं। लेकिन इसी जो पार्टी है, इसी की कर्नाटका गवर्नमेंट ने 2012 में जातिगत जनगणना कराई थी, जिसके आंकड़े ही नहीं जारी किए गए हैं अभी तक। ये जातिगत जनगणना का मुद्दा इतना बड़ा नहीं बनने वाला है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं देश विकास चाहता है। फिर भी अगर जातिगत जनगणना हो रही है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी, ये मुझे लगता है सबसे हास्यास्पद चीज़ है, क्योंकि अगर कोई पार्टी आरक्षण की सीमा बढ़ाना चाहती है तो उसे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा में। अब ये पार्टी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये लड़ ही रही है 270 से 72 सीटों, बहुमत से 2 सीटों पर कम तो लड़ रही है। यानी ये लोग पहले ही सोच करके चल रहे हैं कि इनको कोलिशन गवर्नमेंट अगर बनती भी है तो चलानी पड़ेगी। तो किस हिसाब पर ये लोग कहते हैं, पार्टीज का वादा अलग होता है, उनकी पूर्ति के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर आकर के मुझे क्रिटिसाइज करें, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं किसी से नहीं डरता। किसान जो है, किसानों की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। इसमें भी एक फैक्ट आपको बताऊं, आप लोगों ने सुना होगा कि एक रिपोर्ट के बारे में बहुत चर्चा की जाती है। वो रिपोर्ट जो थी MS स्वामीनाथन रिपोर्ट, आपने वो नाम नहीं सुना होगा, आप जाकर के सर्च करिएगा। वो कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी तभी वो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। तो अब ये लोग दोबारा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन हो रहा था MSP को लेकर के, तो इसीलिए लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए चीज़ को इसमें इंक्लूड किया है। अदरवाइज इनको करना ही रहता तो पहले कर देते हैं। गरीब न्यूनतम आय योजना के तहत गरीब परिवार को 72,000 रुपये सालाना मिलेगी। अब सुनिए, ये इनकी सबसे फ्रॉडिया जो घोषणाएं हैं। भाई, इकोनॉमी आप लोग पाकिस्तान से कंगाल करने का सोच रहे हैं, श्रीलंका की तरह IMF से हमको बेल आउट पैकेज का मांग करना पड़ेगा, मालदीव की तरह रोना पड़ेगा। 6,000 आप हर महिला को देंगे, 70 से 80 करोड़ महिलाएं हमारे, 70 करोड़ महिलाएं हमारे देश में, सबको 6,000 दे देंगे, क्या बात कर रहे हो। फिर यहाँ पर 72,000 रुपये हर न्यूनतम आय वर्ग, मतलब गरीब परिवार को 72,000 रुपये देंगे। आप समझ रहे हैं, 20 से 25 करोड़ गरीब परिवार हैं, 80 करोड़ लोगों का राशन दिया जाता है। एक परिवार में अगर 4 लोग भी हैं तो 20 करोड़ लोग हैं, 20 करोड़ लोगों को 72,000 रुपये सालाना देंगे। वाह। मनरेगा की तिहाड़ी बढ़ाकर 400 रुपये की जाएगी, ये बढ़िया है, ये हो सकता है, ये रियलिस्टिक है। मैं आपको बता रहा हूँ कौन रियलिस्टिक है कौन रियलिस्टिक नहीं है। मुझे किसी भी विंग से मत जोड़ने का प्रयत्न करिए। मेरे लिए देश सर्वोपरि है, मेरे लिए पहले देश है, फिर मेरा धर्म है, फिर मेरी जाति है, इसलिए मेरे लिए क्रम यही है। अल्पसंख्यक सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाएंगी। सच्चर कमेटी कब का रिपोर्ट दी है, आपकी 10 साल की सरकार थी, उससे पहले आपके पास 404 सीटों वाली भी एक बार सरकार रह चुकी है। आप लोगों ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को तब क्यों नहीं जारी किया, तब क्यों नहीं लागू किया, ये बात भी अल्पसंख्यकों को इनसे पूछना चाहिए। मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ, अगर आपके इलाके में नेता आते हैं तो आप लोग क्या करिए, इसे सवाल पूछिए। अब दलित भेदभाव के खिलाफ रोहित वेमुला के नाम पर कानून। अब रोहित वेमुला वो व्यक्ति हैं दलित जो इनको प्रताड़ित हैं, जो इनके भेदभाव के शिकार हैं। ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि उनके नाम पर कानून बनाया जाएगा। भाई, किसी के नाम पर कानून बनाना ना बनाना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट करना, उस कानून के लिए लोकसभा में आपको बहुमत लाना, उस कानून को आपकी राज्य सरकारों द्वारा प्रदर्शित करना, कम से कम दिखाओ तो, कुछ तो इच्छा दिखाइए। लेकिन चलिए, ये बात भी अच्छा है, दलित समाज के उत्थान का बहुत ज़रूरी है। देश तभी आगे बढ़ पाएगा जब सब समाज एक होकर के देश के 4 पहियों की तरह आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। यानी कि जो चारों समाज हैं, जब ये एक हो जाएंगे और देश के 4 पहिए बन जाएंगे तो यह देश आगे बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य के लिए गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना के तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा योजना होगी। 25 लाख रुपए शायद इस बीमा का अमाउंट है, उसके तहत यह बीमा होगी। बहुत अच्छा चीज़ है। स्वास्थ्य का अधिकार गहलोत यानी अशोक गहलोत सरकार, जिसके अभी राजस्थान सरकार RAS पेपर की बात किया, वही के मुख्यमंत्री थे, उनकी हमको सबसे बेहतरीन योजना ये लगती थी। उन्होंने राजस्थान पहला राज्य भारत का बना था जिसने स्वास्थ्य का अधिकार भी नागरिकों को दिया था। तो ये योजना एक बहुत अच्छी योजना है। खेल से जुड़े ग्रामीण बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, ये भी बहुत अच्छी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को बढ़ावा दिया जाएगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसमें आपको पता है कौन सबसे अच्छी चीज़ें हैं। युवाओं के लिए जो कहा गया है 30 लाख खाली पद जारी भरे जाएंगे, ये अच्छी है। सरकारी फॉर्म फ्री कर दिए जाएंगे। पेपर लीक के खिलाफ यानी युवा के लिए जो कहा गया है वो अच्छा है। इसके अलावा स्वास्थ्य रिलेटेड जो घोषणाएं की गई हैं वो अच्छी हैं। बाकी ये जो महिलाओं के रिलेटेड किया गया है, 6,000 रुपये प्रतिमाह कहीं से नहीं दे पाएंगे, इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाएगी। और इसमें ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाला बहुत अच्छा चीज़ है। सस्ता गैस आप कैसे देंगे, आप फॉरेन से खरीद के ला रहे हैं, वहीं पे डिपेंडेंट प्राइस है, तो हो सकता है 100-200 रुपये सब्सिडी आप दे दें, वो बात है, तो ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन सबसे अच्छी जो इनके घोषणा पत्र में लगा वो युवाओं के लिए था और स्वास्थ्य के लिए था। बाकी जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने नहीं लागू की। इसके अलावा जो ये बात कर रहे हैं MSP वाला MS स्वामीनाथन रिपोर्ट इन्होंने नहीं लागू की। दलितों के लिए जो दलित उत्थान के लिए अनेकों प्रयास के प्रयत्न थे, इन्होंने नहीं लागू करने दिए। इसके अलावा ये बात कर रहे हैं कि ये पिछड़ा वर्ग के लिए जातिगत जनगणना कराएंगे, इनकी सरकार इतने दिन से थी, कुछ नहीं करा गया।
ओबीसी आरक्षण, अब ये लोग नया मुद्दा लेकर के आए हैं। अगर आप कांग्रेस की इंडियन नेशनल कांग्रेस की किसी गवर्नमेंट के मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कितने संजीदा हैं ओबीसी के तहत, कितने एससी के लिए, कितने एसटी के लिए। इस पार्टी के मैनिफेस्टो में सबसे बेहतरीन बात लगी कि स्वास्थ्य और युवा के लिए जो घोषणाएं की गई हैं वो सबसे अच्छी घोषणाएं हैं। इस हम 3 टर्म में सबसे अच्छी हो गई। अब एक हैं जो अच्छी हो सकती हैं, उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिला बच्चों की संख्या, इसके अलावा दलितों के खिलाफ भेदभाव रूपी जो कानून की बात कहा गया है, ये बहुत अच्छा बात कहा गया है। अब इसके अलावा स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट तो मतलब अब देखिए ना, अब एक 3 ये 2 ये हो गई। तीसरा बात करते हैं जो हो ही नहीं सकता, महिलाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह देंगे तो देश की इकोनॉमी डाउन कर जाएगी, वो कोलैप्स कर जाएगी। हर गरीब परिवार को 72,000 रुपये देना ये पॉसिबल है, लेकिन ये हर महीने 6,000 और गरीब परिवारों को कैसे आप नॉमिनेशन करेंगे, ये अलग चीज़ें हैं, तो ये रियलिस्टिक चीज़ें नहीं है। अब बात करते हैं कि इनकी जो ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने किया ही नहीं। किसानों की एमएसपी पहले दे सकते थे, नहीं दिया। अल्पसंख्यकों के लिए स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट पहले लागू कर सकते थे, नहीं लागू किया। केंद्र में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, आपने उसका विरोध क्यों किया लोकसभा में। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण की सीमा जब डिसाइड की जा रही थी तो आप लोग उसके खिलाफ क्यों थे। मतलब उस समय जब ओबीसी आरक्षण की सीमा जो है ना वो बीपी सिंह के समय लाई गई थी। जी हाँ, आप लोगों को सुन के अचंभा होगा, बीपी सिंह के समय लाई गई थी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को जब ये लोगों ने बिल करके हटाया था इमरजेंसी के बाद जनता दल ने, जिसमें बहुत सारी पार्टी शामिल थी, 303 या 304 सीटों की संयुक्त सरकार बनी थी, पहली नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट। तो बीपी सिंह ने ओबीसी आरक्षण लाया था। उस समय इंदिरा गांधी ओबीसी आरक्षण नहीं लाई थी उससे पहले। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये कितना भ्रांति है, हमको लग रहा है कि इन्होंने एक फूल का गुलदस्ता बनाने का प्रयत्न किया है, प्लास्टिक के फूलों का गुलदस्ता, जिसके ऊपर स्प्रे मारा गया है। वो स्प्रे आपको खुशबू देगा, लेकिन जब तक आपको खुशबू मिलता रहेगा, जैसे ही वो स्प्रे खत्म होगा वो आपको प्लास्टिक के फूल मिलेंगे और आप बन जाएंगे फूल। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनकी सारी चीज़ें घटिया हैं, मैंने बोला स्वास्थ्य और युवा रिलेटेड घोषणाएं बहुत अच्छी हैं, बाकी सारी चीज़ों पर इन्हें दोबारा फोकस करना पड़ेगा। अब दूसरी पार्टी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में कल डिस्कशन करेंगे। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आता है उस पर भी डिस्कशन करूँगा, उसका भी प्रोज एंड कॉन्स बताऊँगा। लेकिन इनका मैंने बताया आपको कि क्या इनके में अच्छी हैं, क्या हो सकते हैं, अगर हो गई तो अच्छी हैं, क्या बिल्कुल नॉन रियलिस्टिक है, और क्या इन्होंने गवर्नमेंट रहते भी नहीं किया है जो ये दोबारा वादा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होंगी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सारे पार्टीज़ का मैनिफेस्टो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मैनिफेस्टो मुझसे फेसबुक पर कई लोगों ने बोला कि इसमें कई लोग बोल रहे हैं कि ये है इनके मैनिफेस्टो में, वो है मैनिफेस्टो में, उसको मैं कल लेकर के आऊँगा। एक और बात जानिए कि इनके मैनिफेस्टो में एक और बात कहा गया था कि ये लोग बहुसंख्यकवाद के खिलाफ हैं। यानी कि अब बहुसंख्यकवाद को अलग अलग लोग डिफिनेशन देते हैं कि हिंदुइज्म के खिलाफ है या ऐसा, लेकिन इन्होंने बहुसंख्यकवाद का शब्द का इस्तेमाल किया। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करेंगे। बहुत अच्छी बात है। ये भी 2 पॉइंट था जो कई लोग उठा रहे थे। तो जी हाँ, ये भी इनके मैनिफेस्टो में पॉइंट है कि बहुसंख्यकवाद के खिलाफ हैं ये लोग, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी हो सकेगा वो करेंगे। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको कन्वे कर पाए होंगे, वीडियो अच्छा लगे होगा। वीडियो में से कुछ भी जानकारी मिली होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। प्रत्येक पार्टी का प्रत्येक नेशनल पार्टी का, अब हम ये लोकल पार्टीज़ का नहीं लेकर के बैठ जाऊंगा कि आकर के किसी भी लोकल पार्टी का मैं आकर के मैनिफेस्टो डिस्कशन करूं, मैं डीएमके का, मैं समाजवादी पार्टी का, मैं इनका नहीं डिस्कशन करूंगा। जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टियाँ हैं उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी का डिस्कशन होगा, वो लोग राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हैं। ऑल इंडिया जो टीएमसी है इसका मैं डिस्कशन करूंगा, अगर ये नेशनल पार्टी का भी मैं चेक करूंगा कि इसको शायद दर्जा मिल चुका है। अब इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी अभी नेशनल पार्टी का दर्जा इनको मिल चुका है, तो इनका भी डिस्कशन हो सकता है, लेकिन इनका पेंडिंग था क्योंकि इनका गुजरात वाला भी वैलिड नहीं हुआ था। इसीलिए इनका डिस्कशन तभी होगा जब कुछ सॉलिड पॉइंट रहेगा। मैं डिस्कशन कर चुका हूँ आज आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का करूँगा, भारतीय जनता पार्टी का करूँगा, बहुजन समाजवादी पार्टी का करूँगा। ये 4 प्रमुख दल हैं जिनका मैं करूँगा। इसके अलावा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इनका भी मैं करूँगा। उसके अलावा आपको और किसी पार्टी का चाहिए तो मैं करूँगा, लेकिन अब ये मत कहिएगा कि आप आकर के डीएमके का करो या एडीएमके का करो, समाजवादी पार्टी का करो, आरएलडी का करो, सुहेल देव समाज पार्टी का करो, या ऐसे अनेक जाति विशेष पार्टियां हैं, सवर्ण समाज पार्टी, पता नहीं कौन कौन सी पार्टी हैं भैया भारत में, पता नहीं कौन कौन, किसी का भी ऐसे मैं नहीं करूँगा। मैं सिर्फ नेशनल पार्टीज पे फोकस रखूँगा क्योंकि वही रियलिस्टिक में वही केंद्र की सत्ता को संभालने वाले हैं, ये लोग नहीं संभालने वाले।
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लोकतंत्र के इस मजबूत पर्व में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी भूमिका अवश्य निभाइए। अगर आप वोटर के लिए वैलिड हो गए हैं तो आप अवश्य वोट देने जाइए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।